मतलब क्या, डायरेक्ट करंट क्या होता है और स्टडी करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट, स्टडी करंट के बाद हम अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन, ग्राफ्स और फिर मैथमेटिकल प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। और वीडियो सभी के सही चल रहा है ना? थोड़ा सा चेंज किया था हमने सेटअप में। यस गाइस? यस सर। ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट यस सर, परफेक्ट है सर। है ना? तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप इसमें, डायरेक्ट करंट, है ना? डायरेक्ट करंट। तो इसके बाद जिसको आप डीसी कहते हैं, डीसी। ओके, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। रेट ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो करंट होता है। अब करंट की बात करें तो एक होता है स्टडी करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। स्टडी करंट, स्टडी करंट बिल्कुल इस तरह से, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम है और वर्टिकल डायरेक्शन में करंट। ये स्टडी करंट, इसका मतलब आप सीधा से समझ लें, एक ऐसे सोर्स से आपने किसी रजिस्टर को कनेक्ट करा है जिसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। एमीटर आपको एक जैसा करंट दिखा रहा है, एक जैसा करंट, लाइक यहाँ पर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही दिखा रहा है। स्टडी करंट, स्टडी करंट। यहाँ पर ये करंट के लिए जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब टाइम चेंज होता जा रहा है बट करंट की वैल्यू 2 एम्पियर बनी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड स्टडी करंट, कांस्टेंट करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट में करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, बट डायरेक्शन, बट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर किसी वायर में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही होता रहेगा। मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन हो सकते हैं बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और स्टडी करंट में तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। तो ये दो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट तो पूरा चैप्टर पढ़ना ही। ओके गाइस, काफी बच्चे एक साथ ज्वाइन नहीं होते। ओके, लिखिए दी इलेक्ट्रिक करंट, दी इलेक्ट्रिक करंट whose direction remains same, the electric current whose direction remains same is called direct current, is called direct current, is called direct current। ओके गाइस, अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट आई का ग्राफ प्लॉट करें, किसके लिए? डायरेक्ट करंट के लिए। तो मैंने पहले ही कह दिया, हम डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे, स्टडी करंट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। अभी डायरेक्ट, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बट करंट का मैग्नीट्यूड आप कंटिन्यूसली 5-7 मिनट के लिए चलाएं तो कुछ अच्छी कुछ बहुत कंज्यूमिंग जो मोटर्स होती है वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेती है और नॉर्मली जो छोटी बैटरीज होती है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो उस केस में करंट का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। अब इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ध्यान दें। लास्ट में बहुत वीक हो जाती है बैटरी और मोटर को रोटेट करना बंद कर देती है। तो इनिशियली बैटरी की करंट बहुत ज्यादा दे रही थी, पावर ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो रही है। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है,
नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता करंट, पॉजिटिव में ही है। तो इसका मतलब ये कौन सा करंट होगा, डायरेक्ट करंट होगा। बट इसको स्टडी करंट नहीं कहेंगे, बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा वेरी कर रहा है। तो अगर आपको किसी बैटरी से ऐसा करंट मिल रहा है कि उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। इस ग्राफ बना लेना, फिर इतना स्टडी करंट। स्टडी करंट तो कोई बता दे स्टडी करंट के बारे में, स्टार्ट कर सकते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, तो एसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए दिमाग में कॉन्ट्रास्ट बनना जरूरी है। हम जो फिजिकल क्वांटिटीज जानते हैं, इन जनरल हमारे पास जो बैटरीज होती है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, उनसे हमें डीसी मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। और एक स्पेशल केस में डीसी स्टडी करंट हो जाता है। डीसी ही स्टडी करंट होता है किस केस में, अगर डीसी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो, अगर डीसी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो तो वो कांस्टेंट करंट क्या हो जाता है, स्टडी करंट। तो देखिए, दी डायरेक्ट करंट, दी डायरेक्ट करंट is called steady current if its magnitude, the direct current is called steady current if its magnitude remains constant, if its magnitude और its value कुछ भी लिख सकते हैं, if its value remains constant, फुल स्टॉप। फटाफट ग्राफ बना लें, फिर हम आते हैं इजी पर। तो स्टडी करंट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ये बता रही है कि एक डायरेक्ट करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस स्टडी करंट। ये तो छोटी मोटी बातें थी, मे भी कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा डीसी क्या होता है। अब हम अल्टरनेटिंग करंट पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, थर्ड हेडिंग, अल्टरनेटिंग करंट एसी। इस पर आईएमपी लगाते हैं। तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाए, अब बात को समझना है। कौन, तो अब बात को समझना है कैसे। टेंथ के एक फॉर्मूला से हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो किया जाता है, अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, तो मेटल का वायर ही होता है रेजिस्टेंस, तो वो हीटिंग करने लगता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो और आई करंट फ्लो किया जाता है तो गर्म होने लग जाता है, वो हीटिंग करने लग जाता है। दैट मीन्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मुझे बताइए, एक आर ओम का रजिस्टर है, उसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो किया जा रहा है और टी टाइम तक करंट फ्लो किया गया। कितने टाइम तक, टी टाइम तक। तो ये जो मेटल का वायर है, दैट मीन्स आर ओम का रजिस्टर है,
उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आर रेजिस्टेंस, आई करंट, टी टाइम। 10th का फॉर्मूला है और आपने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा है। यस, तो किसी की आवाज आ जाए एक बार, काफी बच्चों को पता होगा, बहुत ऑर्डिनरी सी बात है, बस एक बार कोई बोलते बाकी लोग सब सुन ले, इसलिए पूछ रहा हूँ। Yes, sir. सर QV अपॉन T। आवाज क्लियर नहीं आई, वापस बोलना। यस सर। आवाज क्लियर नहीं आई, वापस बोलना। फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी इन दिस सिचुएशन। I square RT. हाँ भाई, तो मे भी आ गई होगी आवाज आप लोगों को भी। आई स्क्वायर आर टी, ये होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर आपसे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पूछे तो पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर इलेक्ट्रिक पावर होता है रेजिस्टेंस करंट की फॉर्म में। पावर को टाइम Yes. से प्रोडक्ट कर दें तो एनर्जी हो जाती है। पावर को टाइम से प्रोडक्ट करते ही वर्क और एनर्जी की यूनिट मिलती है। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मे भी काफी बच्चों को क्लिक कर गया होगा, आई स्क्वायर आर टी से आपको हीट एनर्जी मिलती है। अब ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ? ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन को डाइजेस्ट करना है, समझना है। लर्न तो सब कर लेंगे, बट समझ कर लर्न करना है तो इस फॉर्मूले को ध्यान देना पड़ेगा। आई स्क्वायर आर टी, कैपिटल एच होती है हीट एनर्जी और उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। अगर किसी आर ओम के रजिस्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम तक? टी टाइम तक। तो टी टाइम में कितनी हीट एनर्जी, टी टाइम में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इस फॉर्मूले से पता आती है, ठीक है। तो मे बी मोस्ट ऑफ को ये मालूम होगा। चलिए अब अल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है और डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो जाती है, पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज होता ही रहता है अल्टरनेटिंग करंट का। तब अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन चलिए पहले आ जाते हैं। देखिए, दी करंट whose magnitude changes continuously, the current whose magnitude changes continuously and its direction changes alternately, and its direction changes alternately is called alternating current, is called AC, full stop। ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी बात हुई। दो बातें हैं इसमें, मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली and direction changes alternately is called alternating current, full stop। लाइन चेंज करके लिखिए नोट। It is sinusoidal in nature। It is sinusoidal in nature। तो अल्टरनेटिंग करंट साइनुसॉइडल नेचर का होता है। इसमें जो सबसे पहला वर्ड है ना साइन, मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का ग्राफ कैसा होता है। तो और साइन की वैल्यू +1 से कहां तक होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू +1 से है ना, +1 से -1 के बीच में वैरी करती है, +1 से -1 के बीच में वैरी करती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता ही रहता है और डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होती है। डेफिनेशन हो गई। नेचर कैसा है?
साइनसॉइडल नेचर का होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको ग्राफ में दिखाना भी है, ग्राफ बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल बीचों बीच है। मैंने कुछ पोर्शन ग्राफ का नीचे भी दिखाया है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कुछ पोर्शन ऊपर भी दिखाया है, पॉजिटिव डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है करंट, ऊपर भी होगा और नेगेटिव में नीचे भी होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल। और यहाँ पर कैपिटल टी लिखना है। ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट की, और इन साइकिल का रिपीटेशन होता रहता है, होता रहता है, होता है। एक साइकिल का जो टाइम है वो कैपिटल टी है, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। तो ऑब्वियसली जो बीचों बीच वाला पॉइंट है कैपिटल टी बाई 2 होगा। ओके, अब इसमें समझना क्या है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये क्या बताता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो करंट का होता है उसको हम लिखते हैं आई नॉट से। गाइस ये आई नॉट दिख रहा है सभी को, वीडियो देखो या बड़ा बताएं थोड़ा सा मुझे अपने इसमें, तो आपको भी ऐसा ही दिख रहा होगा ना, ठीक है। आई थिंक भाई आप चेक कर रहे हैं, मतलब आपको भी दिख रहा है ना, ठीक है, ओके, पॉजिटिव मार्क कर दो। फर्स्ट पॉजिटिव लूप जो है आपको दिखा, जो एक और लूप है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लोवेस्ट पॉइंट ग्राफ का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है नेगेटिव डायरेक्शन, वो भी है ना पीक वैल्यू को ही बताता है, बट नेगेटिव डायरेक्शन। तो अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू को हमने आई नॉट से डिनोट किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है प्लस आई नॉट, और इतना का इतना मैग्नीट्यूड, इतना का इतना मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में भी है माइनस आई नॉट। तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। कर्व है मतलब करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन अल्टरनेटली। हर t/2 टाइम के बाद, कैपिटल t/2 टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, हर कैपिटल t/2 टाइम के बाद। ये ग्राफ आपको यहीं तक बनाना है, एक्चुअल में ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, टाइम लिमिट के साथ ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता, और है ना वेव, वेव जैसा शेप बनता जाता है। ओके, तो ग्राफ बना लिया गाइस, जल्दी बता दो। फिर जो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था H = I² RT, उससे हम एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड बिकॉज टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में RMS वैल्यू का ही इंपॉर्टेंस होता है, और उसको समझने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज लेंगे I² RT। तो 3 definitions done: direct current, steady current and alternating current। हो गया क्या? Yes, sir. साइनसॉइडल नेचर का होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ग्राफ को देखकर पता लग रहा है कि टाइम के साथ आई की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है ना, फिर मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद कम होने लग जाती है, एक मोमेंट के लिए जीरो होती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैक्सिमम होने के बाद कम होने लग जाती है वैल्यू, वापस जीरो होती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो अल्टरनेटली डायरेक्शन चेंज होती रहती है और कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो अब आगे की बात करते हैं। देखिए RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब आपको पता है, इन जनरल इसको ऐसे बोल देते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बात एक ही है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ओके, तो अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का बड़ा टॉपिक यही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो डेफिनेशन को लिखना है और फिर उसको समझना है। फॉर्मूला आपको बताया था, इस फॉर्मूले से बात को आप डाइजेस्ट करेंगे। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी। तो मुझे बताइए इस फॉर्मूले में आई क्या है? आप कहेंगे करंट है ना? तो कौन सा करंट है? वोल्ट। कौन सा करंट है? तो 12th क्लास तो किसी स्टूडेंट ने अभी तक, है ना? नहीं 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 नहीं, ये आई डायरेक्ट करंट होता है, ये आई डायरेक्ट करंट होता है। और हम जो स्टडी करते हैं उसमें तो इस आई को स्टडी करंट लेते हैं। आपको जैसे आई की वैल्यू आपको कह दी, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर क्या है? कांस्टेंट करंट की वैल्यू है। किसी आर ओम के रजिस्टर में 2 एम्पियर का करंट अगर हम फ्लो कर रहे हैं तो बस 2 एम्पियर का ही हो रहा है, करंट की वैल्यू कम नहीं हो रही। कितने टाइम तक? टी टाइम तक। तो टी टाइम तक आर ओम के रजिस्टर में 2 एम्पियर करंट फ्लो किया जा रहा है, तो ये आई क्या है? स्टडी करंट। ये आई क्या है? स्टडी करंट, या डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं, है ना? डायरेक्ट करंट भी इसको बोल देते हैं, बट वो डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आपने देखा, बनाया भी है। अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना? किसी रजिस्टर में अगर एसी फ्लो कर रही है तो आप समझ जाओ एसी कैपिटल T/2 टाइम तक राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो नेक्स्ट T/2 टाइम के लिए वो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगी और इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते रहे। तो बताइए, सही बात है? इस फॉर्मूले में H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में ये I क्या है? डायरेक्ट करंट, और उसमें भी स्पेशल केस स्टडी करंट। एक बात आपको दिमाग में रखनी, ठीक है? अब अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को कोई कैसे डिफाइन करे? अल्टरनेटिंग करंट की जो ग्राफ है उसमें मैंने आपको आई नॉट दिखाया है, वो होती है पीक वैल्यू, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। लेट किसी अल्टरनेटिंग करंट में आई नॉट की वैल्यू है 5 एम्पियर, ठीक है? तो वो तो एक मोमेंट के लिए गेन होती है, एक मोमेंट के लिए ग्राफ टच होता है यहाँ पर, है ना? ग्राफ देखें आप, आई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, आई नॉट की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। तो 0 से कैपिटल टी टाइम में 2 मोमेंट पर ये करंट टच होता है। बाकी मोमेंट में करंट की वैल्यू लेस देन आई नॉट होती है। ट्रू? मैग्नीट्यूड की बात करें, बाकी मोमेंट में करंट की वैल्यू लेस देन आई नॉट होती है, मैग्नीट्यूड की बात करें। तो अगर किसी सर्किट में एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कौन सी ली जाए? अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितना एम्पियर कहा जाए? अगर कोई कह दे 5 एम्पियर है तो नहीं, 5 एम्पियर तो उसकी पीक वैल्यू है, वो तो एक मोमेंट के लिए आती है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक मोमेंट के लिए आती है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू एम्पियर में क्या लिखी जाए? तो उसके लिए हम आरएमएस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? तो अगर किसी रेजिस्टेंस में आई एम्पियर की डीसी, है ना, डायरेक्ट करंट फ्लो किया जा रहा है और बिल्कुल जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, कितने टाइम तक? टी टाइम तक। तो हमें पता है इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब
सेम रेजिस्टेंस में आई आरएमएस है ना, आरएमएस एसी प्रोड्यूस की जा रही है इस रेजिस्टेंस में, इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया और इस आर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू करंट की वो वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के इक्वल होती है। अब ध्यान दें है ना, तो किसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू है ना, आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के इक्वल होता है जो सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम तक फ्लो किया जाए तो सेम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो अगर किसी रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के इक्वल होता है जो किसी रेजिस्टेंस में सेम टाइम में फ्लो करने पर सेम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो पहले हम इसको एक बार लिखेंगे और बात को एक बार और समझेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को हम डायरेक्ट करंट से इक्वेट करके डिफाइन करते हैं। देखिए दी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, the RMS value of alternating current, the RMS value of alternating current is equal to the value of direct current is equal to the value of direct current which would produce equal amount of heat, which would produce equal amount of heat in a resistor, which would produce equal amount of heat in a resistor in equal time, full stop, in equal time, full stop। तो डेफिनेशन का जो स्टार्ट है वो स्टार्ट बहुत दिमाग में फिट कर लेना। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट is equal to value of direct current is equal to value of direct current। तो I RMS से इसको लिखते हैं RMS करंट, तो ये डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के इक्वल होता है जिसको रेजिस्टेंस R में T टाइम तक फ्लो करने पर उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जितना डायरेक्ट करंट को फ्लो करने पर होती है। ठीक है, लेट आई की वैल्यू, डायरेक्ट करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट को आपने आर में फ्लो किया, एग्जांपल से समझे। तो ये है डायरेक्ट करंट आई 2 एम्पियर और 5 सेकंड तक आर ओम के रेजिस्टर में आपने फ्लो किया और कितनी हीट एनर्जी आ गई, एच हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब आपने सेम रेजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने पर भी आपको 5 सेकंड में उतनी ही हीट एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब उस अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, इसका मतलब उस अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। तो आपने एक रजिस्टर आर में है ना 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया 5 सेकंड के लिए, हीट एनर्जी आपने चेक कर ली इतना जूल आई है।
अब आपने डीसी सोर्स को हटाकर एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, इसके साथ रजिस्टर के साथ, 5 सेकंड में उतनी ही हीट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी आपको क्लियर हो रहा है, दी RMS value of alternating current is equal to value of direct current which would produce equal amount of heat in a resistor in equal time। कौन रह गया पीछे? ओके, अब हम एक डेरिवेशन करेंगे RMS वैल्यू को फाइंड आउट करें। और RMS वैल्यू को आप लिखते कैसे हैं, I RMS, है ना, स्मॉल लेटर में है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। गाइस एक काम और करना है आपको, वो क्या करना है, एक ग्राफ आपने बनाया था, अभी नहीं बनाना है, ये ग्राफ आपने बना रखा है। इसमें यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है करंट की, नीचे नेगेटिव वैल्यू है करंट की, बीच में 0 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम है। और हमने दिखाया था पॉजिटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू कितनी है करंट की, +I0, नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू है -I0। तो इस ग्राफ को देखकर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी जा सकती है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी जा सकती है, और वो होती है I = I0 sin ओमेगा t। ओमेगा सबको पता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और कैपिटल T मैंने आपको कहा था यहाँ लिखना है। एक साइकिल है ना, अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल कैपिटल T टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप देखें, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आप इस ग्राफ के नीचे I = I0 sin ओमेगा t लिख लें। दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी इंस्टेंट पर I की वैल्यू आपको मिलती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट पर करंट कुछ और हो जाता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट का इंपॉर्टेंस होता है। तो कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें बता दी, अब एक डेरिवेशन हमें करना होगा। गाइस डायग्राम ग्राफ के नीचे फॉर्मूला अटैच कर दिया? Yes, sir. ग्राफ के नीचे फॉर्मूला अटैच करना है, I = I0 sin ओमेगा t। I0 को हम कहते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। I इंस्टेंटेनियस करंट है, T तो कोई इंस्टेंट है, टाइम है, ठीक है। ओमेगा आपको बता दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल T होता है। जैसे आपको याद है ना, यहाँ पर कहा था कैपिटल T/2 है, यहाँ पर कितना होगा गाइस, एक बार बता दो चलो। टाइम इस मोमेंट को कितना लिखें, T/4. T/4, और फिर इन दोनों के बीच में भी आप बता सकते हैं ये कितना होगा, 3T/4 ये होता है। और अगर आप इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यूज पुट करके चेक करें तो आपको सारी वैल्यूज सही मिलेगी। जैसे इस मोमेंट पर करंट 0 है, इस मोमेंट पर करंट मैक्सिमम है, इस मोमेंट पर करंट 0 है, इस मोमेंट पर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, इस मोमेंट पर करंट 0 है। तो ये 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये 5 करंट्स आपको मिल जाते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो हमने लिखा भी था अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल नेचर का होता है, तो इस फॉर्मूले से भी यही पता लग रहा है। एक्चुअल में इस फॉर्मूले में टाइम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। ओमेगा कांस्टेंट है, I0 फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है। तो राइट साइड में वेरिएबल कौन है, टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है ये डिपेंडेंट है टाइम पर। तो टाइम की वैल्यू आप पुट करते जाएं, करंट की वैल्यू आती जाएगी। बट इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या आएगी, I0 के ऊपर जा ही नहीं सकती। रीजन, ये जो साइन फैक्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 से -1 होती है। +1 मैक्सिमम, Yes. -1 मैग्नीट्यूड में नेगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 ही होता है मैक्सिमम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसलिए ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल नेचर का
होता है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बता दी। अब आप आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लेता हूं मैं कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। यस, 15 to 20 मिनट्स हमारे पास हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसी में चल रहा है काम, है ना, डेफिनेशन के बाद लिखना है। दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रूट मीन, ये आर ई स्क्वायर वैल्यू। ओके, दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating current is given as, the instantaneous value of alternating current is given as I equal to I naught sin omega t, equation 1। इक्वेशन 1 कौन क्या है मैंने आपको बता दिया। t टाइम होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू करंट की, पीक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और आई इंस्टेंटेनियस। ओके, इसके बाद लिखिए, इफ तो इस DH को आप क्या समझते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इफ DH बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, if DH be the small amount of heat energy in a resistor R, in a resistor R, in a resistor R, comma, in small time dt, in small time dt, then DH equal to, बताएं कोई। I naught square sin square omega t r dt। तो ऑल्टरनेटिंग करंट आई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और वो किसी आर रजिस्टर से फ्लो कर रहा है, और हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट अगर रजिस्टर से फ्लो कर रहा है तो उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, और किसी इंस्टेंट पर हम आई से लिखते हैं उसकी वैल्यू, और वो चेंज होती रहती है। तो हम कह रहे हैं स्मॉल टाइम dt में अगर DH एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो DH क्या होगा, तो वो होगा आई स्क्वायर आर dt, दैट्स इट। अब ये आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो किसी इंस्टेंट पर वैल्यू आई है, बस जिस इंस्टेंट पर वैल्यू आई है उस इंस्टेंट के आसपास एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt, तो dt को बहुत छोटा ले लेते हैं ताकि उस छोटे से टाइम इंटरवल में आई की वैल्यू नियरली इक्वल टू कैसे ले ली जाए, स्मॉल टाइम इंटरवल dt में इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आई। डन गाइस? Yes, sir. ठीक है, हमें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T तक कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये पता लगाना है, और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन से, आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन से। फटाफट इक्वेशन 1 से आई की वैल्यू पुट कर दें। DH इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू dt। तो ये इक्वेशन 1 से लिख दे फटाफट, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम बहुत कुछ अभी डेरिवेशन वगैरह करेंगे, आपको अपने दिमाग को एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट दे देनी है कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं।
ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम इसको इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंज होती है, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आरएमएस वैल्यू वो इफेक्टिव वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। आरएमएस वैल्यू वो इफेक्टिव वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो किसी रेजिस्टेंस में टी टाइम तक फ्लो की जाए तो इतनी ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है जितनी एक डायरेक्ट करंट के फ्लो होने पर होती है। इसलिए उसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। वर्चुअल इसलिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो चेंज होती रहती है, फिर भी ऑल्टरनेटिंग करंट की एक वैल्यू मानी जाती है और वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही मानी जाती है। यस गाइस, मे बी आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को थोड़ा कन्वर्ट करना है। हम सब जानते हैं जब इंटीग्रेशन करना होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होंगे, तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि जो स्क्वायर वाली टर्म है ना वो दिखाई नहीं दे, स्क्वायर दिखाई दे। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं बहुत ही सिंपल, जैसे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है मे बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा चेक करो सही है क्या, cos 2 थीटा का ये Yes, sir. फॉर्मूला काम आएगा। अच्छा cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से एक ये अभी यूज आएगा। अब इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और फिर 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूला से मैंने साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आपके सामने बनाया, इस फॉर्मूला को मैं यूज दूंगा यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, फटाफट देखें, लिखें dh इक्वल टू आई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर। तो देखो यहाँ पर एंगल के प्लेस पर है ओमेगा टी, इसका मतलब थीटा के प्लेस पर आप क्या मान ले, ओमेगा टी, थीटा के प्लेस पर ओमेगा टी। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या मान लिया मैंने, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत ऑर्डिनरी सी बात है ये फॉर्मूला, बट बाकी सभी को फॉर्मूला ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। बाकी सब ऐसा का ऐसा, आर ऐसा का ऐसा, डी टी ऐसा का ऐसा। तो अब स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन पर स्क्वायर था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है और उस पर स्क्वायर नहीं है। दैट मींस हम इंटीग्रेशन इजीली कर देंगे, ठीक है। तो राइट या लेफ्ट में ये फॉर्मूला मेंशन कर देना, बिकॉज ये फॉर्मूला मेंशन कर देना वहां पर, यहाँ पर। चलिए अब आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की एक पूरी साइकिल में t इक्वल टू 0 से कैपिटल T तक आपको क्या पता लगानी है, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो पता लगाते हैं इंटीग्रेशन से। तो जहां भी कंटिन्यूअस चेंज होते हैं वहां पर सम इंटीग्रेशन से होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसलिए यहाँ पर ना टोटल हीट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसलिए the total amount of heat energy, the total amount of heat energy produced in, the total amount of heat energy produced in one cycle of AC, the total amount of heat energy produced in one cycle of AC, one cycle of AC। तो यहां से लिखते हैं कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ध्यान दो, वन साइकिल ऑफ एसी, एक साइकिल का कंप्लीट टाइम होता है कैपिटल T, 0 टू कैपिटल। बाकी सब कुछ आपको पहले तो एज इट इज लिखना है, आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आर डी टी।
कांस्टेंट टर्म्स फटाफट बाहर कर दें। h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। आर स्क्वायर सॉरी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दिया। यस गाइस, 1 का इंटीग्रेशन t dt है ना यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास, नॉर्मल फॉर्मूलास, h इक्वल टू, तो क्या होगा h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू। बताइए क्या करें। सर t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2। मे भी सभी को पता होगा, अगर cos kx dx इंटीग्रेशन cos kx dx, k कोई कांस्टेंट है और x वेरिएबल, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin kx, और जो कांस्टेंट है वो आता है डिवाइड में। भाई सही बता रहा हूँ क्या? cos kx dx का इंटीग्रेशन sin kx अपॉन 2। तो जो भी कांस्टेंट है वेरिएबल x के साथ, जो भी फैक्टर प्रोडक्ट में है, वो डिवाइड में भी पहुंचाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में। अब cos 2 ओमेगा t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज, तो वो होगा साइन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, है ना। तो t इज द वेरिएबल, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम के साथ जो भी प्रोडक्ट में फैक्टर दिख रहा है वो कांस्टेंट है 2 ओमेगा। ठीक है, तो 2 ओमेगा से आपको डिवाइड दिखाई दे रहा है, और लिमिट कहां से कहां तक आपको दिखाई दे रहा है, 0 टू कैपिटल T। तो इस स्टेप में हुआ है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स अप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करें, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, स्मॉल ब्रैकेट, अपर लिमिट कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा 0, 0 ही लिखना पड़ेगा t की वैल्यू। एक मिनट, अपर लिमिट कैपिटल T, कैपिटल अपर लिमिट, तो स्मॉल t की प्लेस पर कैपिटल T लिख दिया है, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस माइनस प्लस साइन 2 ओमेगा t 0 अपॉन 2 ओमेगा। भाई देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सही किया मैंने, चेक कीजिए फटाफट अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट जो भी है। यस सर, परफेक्ट अपर सर। लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस पूरे को सॉल्व करना है, तो पहले इजी काम करते हैं ना। लास्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी क्या? लास्ट वाली टर्म, यस सर। लास्ट वाली टर्म 0 होने का रीजन है ना, 0 आ रहा है पर साइन 0 क्या Yes, होगा, साइन 0 0, तो लास्ट वाली टर्म 0 है, सेकंड लास्ट वाली टर्म 0 दिख रही है। ओके, अब आगे से जो सेकंड टर्म है उसके बारे में सोचिए, ओनली सेकंड टर्म, लास्ट वाली टर्म 0, थर्ड ऑलरेडी 0 है, सेकंड टर्म क्या होगी इसके बारे में सोचिए, और आप पाएंगे सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगी 0। बट क्यों होगी वो थोड़ा सोच लो। सेकंड टर्म के 0 होने का कॉज क्या है मुझे बताओ। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। भाई साइन 2 पाई की वैल्यू 0 बता रहे हैं, ठीक है क्या? साइन 360 0 होता है? Yes, sir. साइन 4 पाई की वैल्यू बताओ। सर 0। 0. 0। साइन 6 पाई, साइन 8 पाई सब 0 होते हैं, ठीक है। साइन पाई, इवन साइन पाई भी 0 होता है, तो साइन 2 पाई 4 पाई सब 0 होते हैं। और आप यहाँ चेक करेंगे ना, यहाँ पर तो आपको वैल्यू मिलेगी 4 पाई, मिल रही है क्या? कुछ बच्चों ने तो चेक कर लिया होगा। Yes, टू sir. ओमेगा
इंटू कैपिटल टी। 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी क्या होता है? 4 पाई होता है, क्योंकि आपको सबको पता है ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो मे बी सभी को पता लग गया होगा। साइन 4 पाई बनेगा ये, तो सेकंड टर्म भी क्या होगी? 0 होगी। तो बात समझने के बाद परमानेंटली दिमाग में फ्रीज कर लें। तो जब आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो जो 4 टर्म आपके सामने है उसमें से रेस्ट 3 0 हो जाएगी, सबसे आगे वाली टर्म कैपिटल टी ही बचेगी, है ना? तो समझना है, सब कुछ अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद में दिमाग में फ्रीज कर लेना है लास्ट में होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन किया और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप चलिए लिखिए, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू 2। अब यहाँ पर आपको लिखना है t ओनली, कैपिटल T ओनली। अब चाहे तो यहाँ थोड़ा सा रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 2 ओमेगा t इक्वल टू साइन 4 पाई इक्वल टू 0। बाकी तो क्लियर कट दिख रहा है, साइन 0 0 0, और ये वाली टर्म 0 होने का रीजन थोड़ा सा आप लिख दो, बिकॉज तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के बाद लिखिए, इफ IRMS be the root mean square value of AC, तो ये लास्ट समझ लो, लास्ट मोमेंट पर आ गए हम डेरिवेशन के। और ये जो लास्ट मोमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्न है और यहाँ पे काफी लोग फिसल जाते हैं। अब फिसल कौन जाते हैं? जब डेफिनेशन बताई थी तब जिन्होंने हाथों हाथ डाइजेस्ट कर ली थी बात को, इस फॉर्मूले से h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से, तो वहां पर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? ये दी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसकी बात कर रहे हैं। दी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू direct value of current, is equal to direct value of current which produces equal amount of heat in a resistor in t time। तो यहाँ पर कैपिटल T टाइम है, कैपिटल T टाइम थ्रू 0 टू कैपिटल T इंटीग्रेशन किया था, तो AC ने, अल्टरनेटिंग करंट ने T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू कैपिटल T तक कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, ये हमने पता लगा लिया इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस चेंज था इसलिए इंटीग्रेशन से पता लगा लिया। तो ये हीट एनर्जी किसने प्रोड्यूस की है? अल्टरनेटिंग करंट ने। कितने टाइम में? T टाइम में। सही बात है, कैपिटल H हीट एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस की है आर रजिस्टर में, जब कैपिटल T टाइम तक उसको फ्लो किया गया, एक कंप्लीट साइकिल तक फ्लो किया गया। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं RMS वैल्यू विद द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। then according to its definition, then according to its definition, it's for IRMS। then according to its definition, H equal to
square RT. Then according to its definition, H equal to IRMS square RT. तो डेफिनेशन से आई ये बात, डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि IRMS डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के इक्वल होता है, डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू के इक्वल होता है। तो ये जो इक्वेशन 3 लिखना था मुझे, ये इक्वेशन 3 जो अब लिख रहे हैं, ये इक्वेशन 3 किसकी तरह है, जैसे RMS जो करंट है वो कैसा है, कोई डायरेक्ट करंट है। तो RMS करंट को एज अ डायरेक्ट करंट ट्रीट किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए RMS वैल्यू एक डायरेक्ट करंट की तरह होता है, इसलिए इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो ठीक है, और मैंने H उतना ही लिया है जितना इक्वेशन 2 के LHS में दिख रहा है, क्योंकि उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है RMS। ओके, और यहाँ पर एक गड़बड़ है इक्वेशन 3 में, कोई बताएगा? आपको भी चेंज करना होगा। इक्वेशन 3 में एक मिस्टेक है सर, कैपिटल टी लाएगा। कैपिटल टी। हाँ, टाइम भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक साइकिल का टाइम कैपिटल टी लिया है ना पूरे साइकिल में, तो यहाँ पर है ना सिंबल चेंज नहीं करना, कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी, एक साइकिल का टाइम। ओके, अब इक्वेशन 2 और 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फटाफट। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा आपको, IRMS की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से लर्न कर लेना, रफ पेपर पर लिख कर लर्न कर लेना। यस गाइस, क्या लिखें? IRMS स्क्वायर इक्वल टू I naught square स्क्वायर बाय 2 upon लिख 2. दूं, है ना? तो बस टॉपिक ओवर। Yes sir. IRMS की वैल्यू होती है, बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप लर्न नहीं करेंगे तो भी लर्न हो जाएगी, काफी यूज लेंगे हम इसको। और करके लिख दें, क्योंकि कुछ लोग 1/√2 की वैल्यू जानते हैं, आप लोग जानते होंगे आई थिंक 1/√2 की मैथमेटिकली वैल्यू क्या होती है, 0.707 होती है। तो कुछ लोग बुक्स में या नोट्स में ऐसा भी लिखते हैं, IRMS इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट। अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू का, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होता है RMS करंट। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए RMS करंट उसके पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होता है ना, 1 से कम है। तो फिजिक्स में सब एंड सब हो जाते हैं, स्टार ध्यान रखनी चाहिए। और एक मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पर, टर्न है, ये डेफिनेशन से हमने इक्वेशन 3 लिखी है। RMS करंट एज अ DC करंट, डायरेक्ट करंट ट्रीट किया जाता है, हीट एनर्जी के बेसिस पर डेफिनेशन आई है। डन गाइस? यस सर। हो गया सभी? और भाई अभी शायद केवी स्टूडेंट है क्या कोई क्लास में, क्योंकि स्कूल का कुछ टाइम चेंज हो गया है। चलिए उनसे अलग से बात की जाएगी। चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं यहाँ पर, कल कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे। Thank you sir. Good day sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good day, sir. यस, ओके।